दोस्तों, भारत में इस वक्त जहां देखिए वहां सिर्फ यही बहस चलाई जा रही है कि जब छोटे छोटे यूरोपियन देश 16वीं और 17वीं शताब्दी में वैज्ञानिक चमत्कार कर रहे थे, तब भारत में मुगल क्या कर रहे थे। आखिर भारत को सिवाय बर्बादी के मुगलों ने दिया ही क्या है। ये सवाल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो जवाब भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होना चाहिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आखिर मुगलों ने भारत को आबाद किया या बर्बाद किया। तो बने रहिए वीडियो के आखिर तक। हेलो दोस्तों, मैं हूं शादाब सरवर और आप देख रहे हैं वर्ल्ड हिस्ट्री प्लस। दोस्तों, मुगलों ने भारत को आबाद किया या बर्बाद, इसके लिए हमें ये समझना होगा कि जब भारत में मुगल आए तो क्या भारत की सामाजिक और आर्थिक कंडीशन यूरोपियन देशों जैसी थी। जवाब होगा बिल्कुल नहीं। तो बिना इस कंडीशन की तुलना किए मुगलों के भारत और यूरोपियन देशों के वैज्ञानिक स्टडीज़ की तुलना करना सिर्फ मूर्खता और बेवकूफ़ी है, और कुछ लोग 4 पैसे कमाने के लिए वही कर रहे हैं। लेकिन आज की इस वीडियो के ज़रिए हम आपके सामने जो रिसर्च यानी तहकीक रखने वाले हैं वो वाकई आपके सारे कन्फ्यूज़न दूर कर देगी। दोस्तों, भारत में मुगलों के आने से पहले कश्मीर से कन्याकुमारी तक वाला ये मौजूदा भारत था ही नहीं, बल्कि ये छोटे छोटे रियासतों वाले राज्यों में बटा हुआ था। हर राज्य की अपनी स्वतंत्रता सीमा थी और राजे रजवाड़े यहाँ अपनी अपनी परंपरागत यानी ट्रेडिशनल सरकारें चलाते थे, और सब खुद को बेहतरीन साबित करने के लिए आपस में युद्ध लड़ा करते थे। और मुगलों का भारत में आना इन्हीं आपसी युद्धों का नतीजा था। बताता चलूं कि मुगलों का भारत में पहली बार तब आना हुआ था जब चित्तौड़गढ़ के राजा और महान कहे जा रहे महाराणा प्रताप के दादा राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी के खिलाफ युद्ध में मदद करने के लिए मुगल शहंशाह बाबर को बुलाया था। दोस्तों, शहंशाह बाबर ने अपनी जीवनी किताब तजूके बाबर में लिखा है कि इसके पहले भी राणा सांगा ने अपना ख़त भेजकर मुझे दावत दी थी कि मैं आगरा तक का इलाका ले लूं और आप दिल्ली तक का इलाका ले लें, पर इब्राहिम लोदी के खिलाफ युद्ध में मेरी मदद करो। बाबर की जीवनी तजूके बाबर भारत में लिखी गई पहली ऑटोबायोग्राफी मानी जाती है, क्योंकि आपको ना ही किसी राजा की लिखी ऑटोबायोग्राफी मिलेगी, ना ही किसी रानी की। कहने का मतलब ये है कि जब यूरोपियन देश एजुकेशन और तरक्की की तरफ बढ़ रहे थे, तब भारत में राजे रजवाड़े आपस की लड़ाइयों और युद्ध में बिजी थे। कोई राजा 80 युद्ध जीता तो बताया जाता है कोई 100 युद्ध जीता। कहने का मतलब ये है कि राजे रजवाड़ों के युद्ध में भारत अलग थलग यानी तितर बितर और लहूलुहान था। और इसी सिचुएशन में कोई ये यकीन करे कि मुगल आकर वैज्ञानिक चमत्कार करने लगे तो उससे बड़ा मूर्ख और बेवकूफ़ इस ज़मीन पर कोई नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, समझना ये भी ज़रूरी है कि आखिर यूरोपियन देश विज्ञान में ऐसा क्या चमत्कार कर रहे थे जिसे लेकर आज हमारे भारत में अलग तरीके की सोच बनाई जा रही है और मुग़लों के खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है। दोस्तों, 1543 में साइंटिस्ट कोपरनिकस ने अपना सिद्धांत शेयर किया कि ज़मीन ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स का केंद्र नहीं है, बल्कि ये कि ज़मीन और दूसरे ग्रह सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, और इसे ही कॉर्पोनिक क्रांति कहा जाता है। कहा जाता है कि उनके इसी सिद्धांत ने हमेशा के लिए खगोल विज्ञान को बदल दिया और आखिर में पूरे विज्ञान को बदल दिया। मगर ठहरिए दोस्तों और सुनते चलिए। दोस्तों, ये तो तब से कोई 1000 साल पहले ही कुरान की एक सूरह यानी सूरह रहमान में बता दिया गया था कि ज़मीन, चाँद और सूरज सब एक एक दायरे में ही घूम रहे हैं। सन 1500 में व्हील लॉक मास्क का इजाद किया गया था, मतलब आग की एक ऐसी चीज़ जिसे एक इंसान के ज़रिए फायर किया जा सकता था और जिसने युद्ध के एक नए रूप की शुरुआत की। लेकिन गौरतलब है कि इसके पहले बारूद को भारत में बाबर लेकर आए और उसी की वजह से तोप का आविष्कार किया गया था। उसके बाद ही टीपू सुल्तान ने मिसाइल का आविष्कार किया था। वहीं दोस्तों, 1510 में दा विंची ने हॉरिजॉन्टल वाटर व्हील डिज़ाइन किया और नूनबर्ग जर्मनी में पीटर हेनलेन ने पहली पोर्टेबल पॉकेट घड़ी का आविष्कार किया था। फिर स्विस कलाकार उर्स ग्राफ ने 1513 में अपने स्टूडियो में नक्काशी का आविष्कार किया और उसी साल मैकियावेली ने द प्रिंस लिखा। 1565 में जर्मन स्विस नेचुरलिस्ट कॉनराड गैसनर के जरिए एक ग्रेफाइट पेंसिल का आविष्कार किया गया। तो बोतलबंद बियर 1568 में लंदन के पब में दिखाई दी। वहीं दोस्तों, 1589 में अंग्रेज विलियम ली ने स्टॉकिंग फ्रेम नामक बुनाई मशीन का आविष्कार किया। नीदरलैंड में जकारियास जानसेन ने 1590 में कंपाउंड माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया। गैलीलियो ने 1593 में पानी के थर्मामीटर का आविष्कार किया। बस इतना ही आविष्कार हुआ।
और इस दौरान मुगल भारत को एक करते हुए मौजूदा में अखंड भारत की परिकल्पना को साकार कर चुके थे और अफगानिस्तान से लेकर ईरान तक भारत का हिस्सा थे। विज्ञान की बात करूं तो दुनिया के 7 अजूबों में से एक ताजमहल अपने आप में विज्ञान का अनोखा नमूना है। मुगलों का लाल किला हो या उसमें मौजूदा झरने हों जो बिना बिजली के चला करते थे, ये सब विज्ञान ही तो है। बिना लोहे के तमाम मेहराबदार गुंबद और आलीशान भवन विज्ञान ही तो है। मुगलों के दौर में इससे ज़्यादा भी बहुत कुछ हुआ है, जैसे रामचरितमानस लिखी गई, कबीर, सूरदास, रहीम, रसखान से लेकर नानक और बाबा गोरखनाथ तक का काल रहा और मुगलों ने सबकी हौसला अफजाई की। सबसे बड़ी बात तो ये है कि मुगलों के काल में ही एक नए धर्म यानी सिख धर्म का जन्म हुआ था। साथ ही साथ आपको ये भी बताता चलूं कि मुगलों के दौर में ही भारत सोने की चिड़िया कहलाया था। जब भारत की जीडीपी 25% और ग्लोबल इकोनॉमी में भारत का हिस्सा 40% था, तब यूरोपियन देश क्या कर रहे थे? सिर्फ उस्मानिया हुकूमत के तलवे चाट रहे थे और कुछ भी नहीं। लेकिन मूर्ख और बेवकूफ़ लोग इसे नहीं मानेंगे, मगर ये उम्मीद करता हूँ आप जैसे अक्लमंद लोग इसको ज़रूर समझेंगे। दोस्तों, ये थी आज की हमारी अच्छी नॉलेजेबल वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दें और अगर आप हमारे चैनल वर्ल्ड हिस्ट्री प्लस पर नए हों तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन वाले बटन को भी प्रेस ज़रूर कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी के साथ मिल सके। शुक्रिया।